Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 18th of November 2020। तो 18 नवंबर 2020 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। बिफोर वी स्टार्ट, सीसैट कोर्स आज से स्टार्ट हो गया। द क्लास हैज़ बीन अपलोडेड। 18 नवंबर 2020 की पहली क्लास अपलोड कर दी गई है ना। तो जिन लोगों ने भी सब्सक्रिप्शन लिया है दे कैन विजिट temsias.com, temsias.com में जाकर के लॉग इन करिए और आपको ऑप्शन जो मेनू आता है उसमें आपको सीसैट कोर्स लेक्चर्स के नाम से एक ऑप्शन मिलेगा। सीसैट कोर्स लेक्चर्स, आप उसको क्लिक करके वो पढ़ सकते हैं। जिनको भी अगर कोई भी तकलीफ हो रही है विजिट करने में या एक्सेस करने में, अभी थोड़ा सर्वर जरूर डाउन था कुछ देर पहले, लेकिन अगर किसी को भी कोई किसी प्रकार की तकलीफ हो रही है तो theexamsmadesimple@gmail.com पे ईमेल कर दीजिए। theexamsmadesimple@gmail.com, वहां पे आपकी क्वेरी सॉल्व कर दी जाएगी। डू नॉट वरी रिगार्डिंग दैट, है ना। जस्ट आज क्लास स्टार्ट हुई है तो हो सकता है कुछ लोगों को दिक्कत आए, लेकिन प्लीज डू टेल अस एवरीथिंग, दैट विल बी सॉर्टेड आउट। जिनको वो प्लान चाहिए तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में है, तो आप उसको दोबारा से ज्वाइन भी कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट। पहले आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं जिनके आंसर्स आपको करने हैं। तो पहला सवाल है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब यहां पे कुछ पेयर्स दिए हैं। पहला है लोनार लेक और आगे लिखा है महाराष्ट्र, और दूसरा लिखा है कीथम लेक गुजरात। आपको बताना है इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। लोनार लेक इन महाराष्ट्र, कीथम लेक इन गुजरात। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अगला सवाल है विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर बॉर्डर विद पेरू। इनमें से कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर शेयर करती हैं पेरू के साथ। ऑप्शंस आर बोलीविया, चिली, ब्राजील, इक्वाडोर। आपको सेलेक्ट करना है कौन कौन सी कंट्रीज पेरू को टच करती हैं। ऑप्शंस आर 2 and 3 ओनली, 1, 3 and 4 ओनली, 2, 3 and 4 ओनली, या ऑल ऑफ द अबव। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक और क्वेश्चन चलो आगे है, मैं बता दूंगा। आप ये दो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए पहले, ये दो क्वेश्चंस के आंसर आप दीजिए। नेक्स्ट आई विल टेल यू द आंसर्स इन द एंड ऑफ द वीडियो, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस आप देखिएगा। नाउ लेट्स सी द मैप ऑफ द डे एक्सरसाइज। मैप ऑफ द डे देख लेते हैं। मैप ऑफ द डे में आपको यही साउथ अमेरिका का आज मैप दिखा देता हूं। साउथ अमेरिका का मैप, ये क्वेश्चन भी मैंने पूछा है। दूसरा साउथ अमेरिका इंपॉर्टेंट भी है, एक बार सारी कंट्रीज अपन देख लेते हैं। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा सबसे पहले ये इक्वाडोर। इक्वाडोर इज द कंट्री। इक्वाडोर काफी इंपॉर्टेंट है। इक्वाडोर के बाद आता है आपका कोलंबिया। द कोलंबिया इज द नेक्स्ट वन। इक्वाडोर पहला, इक्वाडोर एंड देन आपका कोलंबिया आपको दिख रहा होगा। देन यहां पे आपको वेनेजुएला दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो वेनेजुएला आपको दिख रहा है, और यहां पे उसके पहले इक्वाडोर के पहले आपको पेरू दिख रहा होगा। पेरू इज देयर, है ना। यहां से पेरूवियन करंट भी जाता है, पेरूवियन करंट भी है एक जो जाता है यहां से, एंड इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा यहां पे आपको दिख रहा होगा ये चिली। दिस इज चिली, है ना। चिली हमने आपसे क्वेश्चन पूछा है आज का, तो उसमें ऑप्शन में चिली भी है, देखो, है ना। तो यहां पे देखो फिर से देखो, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, ये 3 कंट्रीज हो गई। देन यहां पेरू है, पेरू की कैपिटल लीमा है। देन यहां पे चिली आपको दिख रहा होगा, और चिली के साथ यहां पे बोलीविया दिख रहा होगा जिसकी कैपिटल है लापाज। बोलीविया की लापाज इज द कैपिटल ऑफ बोलीविया। फिर अर्जेंटीना आपको नीचे दिख रहा होगा, अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनस आयर्स। ओके, द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना इज ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स के जस्ट टच होते हुए चिली की सैंटियागो, उरुग्वे उसको टच कर रहा है। यहां पे देखो उरुग्वे अर्जेंटीना को जस्ट टच करता है, छोटा सा उरुग्वे, और मॉन्टीवीडियो उसकी कैपिटल है, ठीक है ना। तो कैपिटल्स भी देखते जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। जैसे आपकी कोलंबिया की है बोगोटा, वेनेजुएला की कैराकास, देन आपका इक्वाडोर क्विटो, पेरू की लीमा, चिली की सैंटियागो, देन अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स, है ना। टच कर रहा है किस तरीके से, पूरा मैप देख लो, है ना। कोई भी कंट्री किसी का बॉर्डर पूछ सकते हैं, है ना, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। देन ऊपर आपको कोलंबिया दिख रहा है, कोलंबिया के इधर वेनेजुएला, फिर यहां पे आपको गुयाना दिख रहा होगा, सुरिनाम दिख रहा होगा, है ना। फ्रेंच गुयाना, जो ये आपका फ्रेंच गुयाना जो है, यहां पर आपका काउरो स्पेस स्टेशन भी है। काउरो स्पेस स्टेशन से क्या होता है, हमारी बहुत सारी सैटेलाइट्स जो हैं वो लॉन्च हुई हैं फ्रॉम द काउरो स्पेस स्टेशन, तो ये इसको याद रखना। तो गुयाना, सुरिनाम, फ्रेंच गुयाना, देन यहां नीचे ब्राजील, सबसे बड़ा जो पार्ट यहां पे वो ब्राजील का है। और ये इस वाले रीजन से, जो ये वाला रीजन है ना आपका, ये वाला रीजन, यहां से आपके अमेज़न फॉरेस्ट जो है वो गुजरते हैं। अमेज़न फॉरेस्ट, ये पूरा रीजन अमेज़न फॉरेस्ट रीजन कहलाता है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। ब्राजील की ब्राजीलिया आप सबको पता है, बोलीविया की यहाँ पे लापाज, पैराग्वे की है असेंशन, असेंशन इज द पैराग्वेज कैपिटल, देन उरुग्वे है आपकी मॉन्टीवीडियो, ठीक है ना। तो ये सारी सिटीज, सारे इंपॉर्टेंट जो स्टेट्स हैं साउथ अमेरिका के, वो मैंने आपको बता दिए। एक बार फिर से देख लो, अपन
एक क्लॉकवाइज ऑर्डर में मूव करते हैं। चिली आपको दिख रहा है सैंटियागो, देन पेरू आपको लीमा दिख रही है, देन इक्वाडोर है आपका, देन कोलंबिया है बोगोटा, देन वेनेजुएला है, देन ये सुरिनाम है, फ्रेंच गियाना है, देन ब्राजील है, एंड यहाँ पे उरुग्वे है। बीच में देखो, बीच में 3 कंट्रीज हैं, एक है बोलीविया, एक है पैराग्वे, एक है अर्जेंटीना। तो BPA यानी कि BAPA या BAP, बाप है ना, बाप भी याद रख सकते कि बाप कंट्रीज जो है वो बीच में है, बाकी सब इधर का साइड कोस्ट में है। वैसे अर्जेंटीना भी लास्ट में फिर कोस्ट में लग जाता है, देखो ये नीचे का जो पोर्शन अर्जेंटीना का कोस्ट में लग रहा है, लेकिन बोलीविया फुल्ली लैंडलॉक्ड है और आपकी पैराग्वे फुल्ली लैंडलॉक्ड है ना। तो अगर आपसे पूछे कि फुल्ली लैंडलॉक्ड कौन कौन सी है, तो बोलीविया और पैराग्वे ही 2 हैं जो कि फुल्ली लैंडलॉक्ड हैं, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। सो दीज आर द थिंग्स, दिस वाज द मैप ऑफ योर साउथ अमेरिका। आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस। आगे मूव करते हैं और न्यूज एनालिसिस पार्ट की तरफ मूव करते हैं। पहली जो न्यूज है वो है व्हाट मैकेनिज्म्स डू यू हैव अगेंस्ट फेक न्यूज, सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड द गवर्नमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से पूछा कि क्या मैकेनिज्म है आपके यहां फेक न्यूज को रोकने का, और अगर कोई मैकेनिज्म नहीं है तो मेक अ मैकेनिज्म सून। तो सिंपल सी बात है, यहां पे फेक न्यूज को रोकने के लिए मैकेनिज्म की बात की जा रही है बाय द सुप्रीम कोर्ट। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आपके पास फेक न्यूज से लड़ने का कोई मैकेनिज्म नहीं है, देन मेक अ मैकेनिज्म। अब मैं यहां पे आपको एक बताता हूं पॉइंट, हाउ टू स्टॉप फेक न्यूज। अगर आपसे कभी पूछा जाए, जैसे ये क्वेश्चन आ सकता है, मेंस में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि फेक न्यूज क्या है और फेक न्यूज को कैसे रोका जाए, तो क्या क्या मेजर्स आप लेंगे। तो बेसिकली दीज आर द 5-6 मेजर्स जो कि आप यूज कर सकते हैं आंसर राइटिंग के दौरान। जैसे चेक द ऑथर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि फेक न्यूज आ कहां से रही है, कौन उसका ऑथर है और कितना क्रेडिबल ऑथर है, ठीक है ना, रियल ऑथर है, कितने उसने पहले आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं। तो ये चीज आप चेक कर सकते हैं इन ऑर्डर टू स्टॉप द फेक न्यूज। देन कंसीडर द सोर्स मतलब कहां से, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम द हिंदू पढ़ रहे हैं तो वी आर 99% श्योर कि ये बात बिल्कुल सही होगी, लेकिन वहीं पे मैं आपसे बोलूं कि आप अगर पंजाब केसरी पढ़ रहे हैं तो आप कितना श्योर रहते हैं कि कोई न्यूज सही होगी। तो यहां पे ये एक डिफरेंस आ जाता है ना कि पंजाब केसरी पढ़ने जब आप जाओगे और जब आप द हिंदू पढ़ोगे देयर इज अ डिफरेंस, है ना। तो द सोर्स मेक्स अ वेरी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो कहीं से भी, जैसे आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे, जो हमेशा सही चीज भेजते होंगे, फिर कुछ ऐसे भी होंगे जो फेक न्यूज भेजते होंगे, तो आपको बिल्कुल पता रहता है ना कि इस सोर्स से आ रहा है तो ये सही है, इस सोर्स से आ रहा है तो चेक कर लेना चाहिए। तो चेक द सोर्स, कंसीडर द सोर्स, फर्स्ट पॉइंट। देन रीड बियॉन्ड, मतलब सिर्फ हेडलाइंस नहीं पढ़नी चाहिए। कई बार क्या होता है, बहुत ज्यादा क्लिक बेट्स भी होते हैं। क्लिक बेट्स मतलब कि जैसे हो गई जिनपिंग की मौत, कई बार मैंने ये भी देखा है। इसमें ऐसा नहीं कि मैं कुछ आपको गलत बता रहा हूं, मैंने यूट्यूब में ऐसे वीडियो भी देखे हैं जिनका थंबनेल लिखा है जी जिनपिंग ने कर ली सुसाइड, ये ऐसे भी है, लेकिन अंदर जब खोल के देखा तो कुछ और था। सो नेवर जस्ट फोकस ऑन द हेडलाइन, रीड बियॉन्ड द हेडलाइंस एज वेल, रीड बिटवीन द लाइंस, है ना। हो सकता है कुछ दूसरी चीज हो, किसी दूसरे एस्पेक्ट में लिखा हो, ठीक है ना। तो कंसीडर द सोर्स, देन रीड बियॉन्ड, देन चेक द ऑथर जो मैंने आपको बताया, देन सपोर्टिंग सोर्सेस, उस न्यूज को सपोर्ट करने के लिए क्या सोर्सेस पुट कर रहे हैं। जैसे ब्लैंक अगर कोई न्यूज लिखी हुई है तो आप उसको तो मानिए ही मत, आपको उसका एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग सोर्स चाहिए। जैसे कोई वीडियो हो गया, है ना, तो क्या उसका सपोर्टिंग सोर्स है ये जरूर चेक करिए, लिंक्स में क्लिक करिए, डिटरमाइन करिए कि क्या सोर्सेस हैं। देन चेक द डेट, मतलब क्या ऐसा तो नहीं कोई बहुत पुरानी न्यूज है उसको नई करके नए पैकेट में लपेट करके आपको दी जा रहा है, तो चेक द डेट ऑफ दैट, है ना। और ये देखो कि कहीं कोई सटायर तो नहीं है, इज इट अ जोक, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कोई किसी ने सटायर, या तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, उसका मर्म भी समझने की कोशिश करिए, मतलब कि यू हैव टू अंडरस्टैंड वेदर इज इट नॉट अ सटायर और समथिंग लाइक दैट, तो ये भी आपको समझना चाहिए। देन उसके अलावा चेक योर बाइसेस, मतलब क्या आप तो ऐसा नहीं कि आप किसी एक प्रेजुडाइज रखते हैं, आपने पहले ही जजमेंट बना लिया है कि अगर अच्छा इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए कुछ आएगा तो मैं उसको सही ही मान लूंगा। जैसे कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों की आदत है कि किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट कोई चीज आई तो उसको सही ही मान के बैठ जाते हैं, उसको डायरेक्टली शेयर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में बायस बना हुआ है, उनके दिमाग में ऑलरेडी चल रहा है कि ये चीज तो इन्होंने की है, बिल्कुल गलत ही की होगी, ठीक है ना। देन आस्क द एक्सपर्ट्स, अगर आपको कभी भी कोई चीज की डाउट लग रही है या बोला तो फैक्ट चेक करो, फैक्ट चेकिंग वेबसाइट से कंसल्ट करो, और ये सारी चीजें। तो दीज आर द वेज इन विच यू कैन स्टॉप दिस फेक न्यूज। या बहुत इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं, आंसर राइटिंग में बहुत यूजफुल होने वाला है आपके लिए। जैसा मैंने बताया एज इट इज आप लिखिएगा और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, गारंटी मेरी तरफ से, ठीक है ना। तो ये आपने देख लिया।
गुपकर अलायंस आप सबको पता है कि ये जम्मू एंड कश्मीर में बना है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट बना है गुपकर अलायंस। तो ये भी आप याद रखिएगा, जो पार्टीज उन्होंने, जैसे महागठबंधन है ना, तो वही है कि वो जैसे बिहार में महागठबंधन था वैसे जम्मू कश्मीर का गुपकर अलायंस है। Have to wait 4 to 5 hours to get plasma। अब ये जो न्यूज है प्लाज्मा के रिगार्डिंग है, तो यहां पे दो चीजें मैं आपको बताऊंगा, एक तो क्या है कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी और दूसरा क्या है प्लाज्मा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी क्या है। कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी जो है वो ब्लड यूज करती है, ब्लड के प्लाज्मा का यूज करती है फ्रॉम दैट पर्सन जो कि किसी डिसीज से रिकवर हो चुका है ना। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ कोविड के लिए ही इसको बोला जाता है, किसी भी डिसीज से अगर कोई व्यक्ति रिकवर हुआ है, मतलब उसकी एंटीबॉडीज इतनी स्ट्रांग हैं कि उसने उस पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर दिया है ना। अगर किसी व्यक्ति को कोरोना हुआ और उसने उसको मतलब वो जीत लिया, ठीक हो गया वो, मतलब कि उसकी एंटीबॉडीज इतनी स्ट्रांग थी कि उसने जो है एंटीजेंस के ऊपर इफेक्ट कर दिया और जो पैथोजन था उससे जीत ली। तो अब क्या करेंगे जो डॉक्टर्स हैं ये है, वो क्या करते हैं कि ऐसे व्यक्ति का प्लाज्मा यूज करते हैं जो जिसने की जीत हासिल कर ली हो। नाउ दे विल यूज द सेम प्लाज्मा टू अनदर डिसीज्ड पर्सन, जो दूसरा डिसीज्ड पर्सन है उसमें उसके ब्लड में उसको डाल देंगे और डाल करके क्या कोशिश करेंगे कि उसके उस एंटीबॉडीज को भी इतना स्ट्रांग बना दिया जाए बाय यूजिंग द प्लाज्मा ऑफ दैट रिकवर्ड पर्सन, ताकि वो भी फाइट कर सके। तो कोविड-19 में यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है यूएस एफडीए जो है उसने अप्रूवल दिया था फॉर दिस थिंग। इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एक और इंपॉर्टेंट चीज में जो आया है न्यूज में वो है प्लाज्मा। क्या होता है प्लाज्मा, तो मैं बिल्कुल एनसीईआरटी की भाषा में आपको बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट कर लो आप। प्लाज्मा और उसके बारे में चीजें बहुत सारी मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चन आ सकता है। प्लाज्मा एक स्ट्रॉ कलर्ड होता है, स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड कंसिस्टिंग नियरली 55% ऑफ द ब्लड। ब्लड का 55%, 55% ब्लड का जो होता है वो प्लाज्मा होता है। उसमें से 90 to 92% ऑफ द प्लाज्मा इज वाटर एंड प्रोटीन इज वाटर। मतलब 90 से जो देखो पहले तो ब्लड, जैसे रुको लेट मी शो यू दैट, अगर ये टोटल ब्लड है, इफ दिस इज ब्लड देन 55% ऑफ दिस ब्लड इज प्लाज्मा, 55% ऑफ द ब्लड इज प्लाज्मा। दूसरी चीज जो लिखी हुई है वो लिखा है कि इफ दिस इज प्लाज्मा, अब अगर हम ये प्लाज्मा बोलते हैं तो इसका 92%, 90 to 92% इज वाटर एंड 6 to 8% जो इसका है वो प्रोटीन है। प्रोटीन इज 6 to 8%, ठीक है ना। अब कौन कौन से प्रोटीन है मेजर इसके अंदर, तो फिब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन। दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स ऑफ प्लाज्मा, रिमेंबर देम, इनके नाम याद रखना, फिब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन एंड एल्ब्यूमिन। दीज आर द 3 मेजर प्रोटीन्स ऑफ प्लाज्मा। अब फिब्रिनोजन का काम क्या होता है, फिब्रिनोजन इज बेसिकली नीडेड फॉर क्लॉटिंग और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। जैसे आपको अगर कभी चोट लग जाए तो खून निकलने लगता है, तो खून निकलना जब बंद होता है तो उस प्रोसेस को क्लॉटिंग कहते हैं, ब्लड क्लॉट वाली प्रोसेस बोलते हैं। तो ये जो होता है बिकॉज ऑफ द प्रोटीन फिब्रिनोजन, यहां प्रोटीन फिब्रिनोजन भी काम करता है। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट होता है ना, विटामिन ए बी सी डी ई के अलग अलग विटामिन से आप सबको पता है ना, तो कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है, दिस इज अ क्वेश्चन टू यू। प्लीज डू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तीसरा क्वेश्चन चलो आज नहीं दिया था ऊपर, तो इसको मान लो कि कौन सा विटामिन है जो कि यूज होता है फॉर ब्लड क्लॉट। दूसरा प्रोटीन जो है प्लाज्मा में वो है ग्लोब्यूलिन। अब ग्लोब्यूलिन क्या करता है, दे आर प्राइमरी इन्वॉल्व इन द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्लाज्मा के अंदर कौन सा प्रोटीन है जो कि बेसिकली डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है, तो वो होता है आपका ग्लोब्यूलिन। तो ग्लोब्यूलिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लाज्मा जो कि डिफेंस का काम करता है, ठीक है ना। एल्ब्यूमिन जो तीसरा हमने बोला था, एल्ब्यूमिन्स वो क्या करते हैं, दे हेल्प इन द ऑस्मोटिक बैलेंस, वो ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने का काम करते हैं। तो तीनों मैंने आपको बता दिया, फिब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग, ग्लोब्यूलिन डिफेंस मैकेनिज्म, और तीसरा जो है आपका जिसका हमने बोला एल्ब्यूमिन, वो आपका ऑस्मोटिक बैलेंस का काम करता है। अब प्लाज्मा में स्मॉल क्वांटिटी में Na+, Ca++, Mg++, HCO3-, Cl-, ये अलग अलग स्मॉल अमाउंट्स में मिनरल्स भी होते हैं। सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो
गया, कार्बोनेट हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, क्लोरीन हो गया, तो ये सारे अलग अलग इसमें मिनरल्स भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। ग्लूकोज, एमिनो एसिड, लिपिड्स भी इसके अंदर थोड़ी मात्रा में होते हैं, ठीक है ना। अब एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं आपको, बिल्कुल नोट कर लीजिए कि जो कोएगुलेशन या क्लॉटिंग होती है ब्लड में प्लाज्मा के कारण, वो इनएक्टिव फॉर्म में होती है। वो मतलब जो इसमें ये प्रेजेंट होते हैं फैक्टर्स होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई ऐसा प्लाज्मा है जिसमें ये क्लॉटिंग के फैक्टर्स ना हो तो उसको हम सीरम बोलेंगे। देयरफॉर प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। इसको याद रखिएगा ये टर्म, ये डेफिनेशन कि प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। तो हमने कुल मिलाकर के कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी देख ली, मैंने आपको प्लाज्मा की पूरी डिटेल दे दी कि प्लाज्मा के अंदर फिब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन क्या होते हैं, मैंने उसके अलग अलग आपको मिनरल्स बता दिए और सीरम के बारे में आपको बता दिया। दिस वाज द कंप्लीट एनालिसिस फॉर प्लाज्मा। आई होप यू गॉट समथिंग टू लर्न, आपको समझ में आया होगा। अब कल एक और न्यूज आई थी, बेसिकली सैंडलवुड म्यूजियम, कंट्री का पहला सैंडलवुड म्यूजियम, याद रखेगा मैसूरू पैलेस जो है, मैसूरू पैलेस जो है वहां पर इंडिया का पहला सैंडलवुड म्यूजियम आ रहा है। दिस इज अनदर फैक्चुअल न्यूज, लेकिन याद रखेगा सैंडलवुड म्यूजियम मैसूर इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो, अपने नोट्स में ऐड करते जाओ। आगे मूव करते हैं और हम आएंगे अब हम एडिटोरियल सेक्शन में, ठीक है ना। तो एडिटोरियल में जो पहला एडिटोरियल है वो है अंडरबिडन सिक्योरिटी, एम्पैथी, लिबर्टी, एंटीपैथी, ठीक है। तो यहां पे ये आर्टिकल क्यों लिखा गया है, तो ऑथर यहां पे है विवेक काटजू, द ऑथर इज विवेक काटजू, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑथर है, फॉरेन पॉलिसी पे लिखते हैं, काफी ज्यादा नॉलेज भी रखते हैं, है ना। अब देखो जो इनका सबसे पहली बात है कि यहां पे इन्होंने बताया कि जो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन था और जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें एक डिफरेंस है। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में लिबर्टी के लिए ज्यादा जगह नहीं थी, लिबर्टी के लिए ज्यादा जगह नहीं थी, ज्यादा उसमें सॉफ्ट कॉर्नर नहीं था, ठीक है ना। लेकिन जो बाइडेन की गवर्नमेंट है वहां लिबर्टी के लिए बहुत ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर है, स्पेशली कमला हैरिस और इनका जो ग्रुप है दैट इज हैविंग सम ट्रबल्स विद इंडिया ऑन सर्टेन मैटर्स। कौन कौन से मैटर्स में ट्रबल है इनको, जैसे पहला मैटर आपका CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का मैटर है। दूसरा मैटर जम्मू एंड कश्मीर में जो इन्होंने डिटेंशन किया था और वहां के जो लीडर्स थे उनको अरेस्ट करके रखा हुआ था, तो इन सारे इश्यूज पे वो ऑलरेडी अगेंस्ट बोल चुके हैं। तो बेसिकली दीज आर द थिंग्स जहां पर की दिक्कत है, और जो बाइडेन के गवर्नमेंट में ऑथर ने वही कहा है कि अब ऐसा नहीं हो सकता जैसे कि जो डोनाल्ड ट्रंप का गवर्नमेंट था वहां पे थोड़ा चल जाता था। यहां पे लिखा हुआ है इट मे नॉट बी एज इजी अंडर द बाइडेन डिस्पेंशन टू इग्नोर अमेरिकन लिबरल ओपिनियन। मतलब अमेरिका के लिबरल ओपिनियंस को आपने डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में तो रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के हैं और डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा एग्रेसिव उसके रहते थे, ज्यादा उनका फोकस इकोनॉमी और सिक्योरिटी पे रहता था, ठीक है ना। तो ज्यादा इसका उनका जो फोकस था वो इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी पे था। लेकिन जो बाइडेन का टाइम आया है यहां पे आप इग्नोर नहीं कर पाएंगे लिबरल ओपिनियंस को, देयरफॉर यू हैव टू मेक अ सिंक बिटवीन दैट, है ना। आपको उनके साथ सिंक बना करके चलना पड़ेगा। सो दिस इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर। अब आगे ऑथर ने कुछ और पॉइंट्स बताए हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जम्मू कश्मीर का मैटर, वहां पे अरेस्ट, ये सारे मैटर्स हैं जहां पर कि हमको थोड़ा और ओपनली उनके साथ डिस्कस करना चाहिए और उनको इन्फॉर्म करके रखना चाहिए ताकि हमारे रिलेशनशिप्स में खटाई ना पड़े। लेकिन ऑथर ने कहा कि जो डोनाल्ड ट्रंप का गवर्नमेंट था वो काफी ज्यादा मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड था और उसकी पॉलिसीज काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और काफी ज्यादा डिसाइसिव पॉलिसीज थी। मतलब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और डिसाइसिव पॉलिसी, मतलब कि चाहे चाइना का इशू हो, चाहे ईरान की इशू हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड रिस्पांस आता था डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट की तरफ से। मतलब वहां पे जो प्राइमेसी थी, फोकस था, वो सिक्योरिटी और इकोनॉमी के लिए था। चाहे आप देखो डोनाल्ड ट्रंप को देख लो तो इकोनॉमी फर्स्ट, इंडिया अमेरिका फर्स्ट, ये सारी चीजें उन्होंने की, है ना। तो ये ऑथर ने बताया। लेकिन जो बाइडेन में एक बैलेंस आएगा, एक नॉर्मलसी आएगी, मतलब कि जो पहले अनप्रिडिक्टेबिलिटी थी फॉरेन पॉलिसी में, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी जो डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे अनप्रिडिक्टेबल हो गई थी, वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी अब हट जाएगी, क्योंकि जो बाइडेन जो है थोड़ा वो बेसिक्स के साथ चलेंगे, जैसे वो पहले एज अ वाइस प्रेसिडेंट थे जब बराक ओबामा गवर्नमेंट में, तो उसी तरीके से चलेगा। तो दिस वाज द थिंग्स हाईलाइटेड इन दिस आर्टिकल।
बहुत ज्यादा नॉलेजेबल आर्टिकल नहीं था, लेकिन आपको जानने के लिए कुछ अच्छे फैक्ट्स आंसर आर्टिकल मिल जाएंगे, ठीक है ना। अगला जो आर्टिकल है जो हम डिस्कस करेंगे वो है चेंजिंग द डिस्कोर्स ऑन विक्टिम्स ज्यूरिस्प्रूडेंस। वेरी वेरी गुड आर्टिकल, बहुत अच्छा आर्टिकल है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर लिखा गया है कि इंडिया का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो विक्टिम्स को ज्यादा फोकस नहीं करता है, वो एक्यूज्ड को ज्यादा फोकस करता है। मतलब अगर आप देखो तो इंडिया का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो कोशिश करता है कि जो गलत कर रहा है उसको सजा जरूर मिले, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, सजा दिलवा रहे हो आप, लेकिन सजा दिलवाने से क्या विक्टिम का काम आसान हो जाता है? नहीं, विक्टिम को बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, विक्टिम को बहुत सारी हेल्प। फॉर एग्जांपल अगर किसी के घर की संतान है, किसी घर का बेटा चला जाए, तो वो मान लो कमाने वाला बेटा था, अकेला कमाने वाला था, या किसी तरीके से प्राइवेट बिजनेस कर रहा था, तो अगर आपने उसके हत्यारे को सजा दिलवा भी दी तो क्या आप उस बेटे की कमी को पूरा कर सकते हैं, या उस फैमिली को चलाने के लिए आप क्या रिसोर्स दे रहे हो? तो बेसिकली दैट इज द इशू दैट हैज बीन हाइलाइटेड इन दिस आर्टिकल। ऑथर ने कहा है कि हमको कोशिश करनी है कि हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को थोड़ा हम चेंज करें और इसमें दो एस्पेक्ट को इंक्लूड करें। पहला जो एस्पेक्ट ऑथर ने बोला वो है प्रिवेंशन, मतलब विक्टिम को विक्टिम बनने से पहले ही बचाना है आपको। सो देयरफॉर जैसे हर चीज में डिजास्टर मैनेजमेंट में पहले हमने बात करते थे मिटिगेशन की, वी वर टॉकिंग अबाउट मिटिगेशन, मतलब कोई डिजास्टर हो गया है, अब उसको हमको ठीक करने का टाइम आया है। ऑथर ने बोला है कि यहां पे पोस्ट क्राइम मिटिगेशन या पोस्ट क्राइम रिहेबिलिटेशन तो करना ही करना है, मतलब क्राइम अगर हो जाए तो उसका मिटिगेशन रिहेबिलिटेशन तो करना ही करना है। आपको एक प्री क्राइम प्रिवेंशन भी करना चाहिए, प्री क्राइम प्रिवेंशन की भी कोशिश करनी चाहिए। अब आपको इसके लिए चाहे कितना भी नॉलेज लगे, कितना भी डेटा लगे, कितना भी रिसोर्स लगे, आपको कोशिश करनी चाहिए कि क्राइम होने से पहले आप उनको बचाएं, मतलब विक्टिम को विक्टिम बनने से पहले आप उनको बचाएं। लिखा है देखो, अ ट्रूली इफेक्टिव क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कैन आइडेंटिफाई पोटेंशियल विक्टिम्स एंड टू पुट मेजर्स टू प्रोटेक्ट देम इन प्लेस। तो पोटेंशियल जो विक्टिम्स हैं उनको बचाने की कोशिश करनी चाहिए बिफोर द इंसिडेंस ऑफ द क्राइम इटसेल्फ, क्राइम होने के पहले ही। स्टेट को अपने रिसोर्सेज का यूज इस तरह से करना चाहिए ताकि वो पता करें कि कौन है पोटेंशियल विक्टिम्स, कौन है जिनके साथ गलत हो सकता है, ठीक है ना। इसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग चाहिए होगी, बिल्कुल सही बात है, और इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज चाहिए होगा, ठीक है ना। अब ऑथर ने यहां पे विक्टिम्स के राइट्स एंड नीड्स के बारे में बात की कि विक्टिम को किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, क्या क्या चीजें हैं जिनको जरूरत है। पहला है कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ एक्सेस टू जस्टिस फॉर विक्टिम रिक्वायर्स व्यूइंग सच एक्सेस लेस इन टर्म्स ऑफ डीपीएसपी एंड मोर इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सबसे पहली बात कि अभी तक जो इंडिया में विक्टिम और ये है उनको आर्टिकल 39A जो लीगल एड वाला आर्टिकल है ना डीपीएसपी के अंदर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसके तहत देखा जाता है कि भाई आप उसको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करा दो, वकील प्रोवाइड करा दो, प्रोसिक्यूशन प्रोवाइड करा दो, ये सब चीजें। लेकिन ऑथर ने कहा कि हमको ये विक्टिम वाला जो केस है इसको हम डीपीएसपी की नजर से कम देखें एंड फंडामेंटल राइट्स की नजर से ज्यादा देखें। तो पहला पॉइंट है कि व्यू विक्टिम मोर फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21 रादर देन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डीपीएसपी आर्टिकल 39A। दिस इज अ वेरी वेरी गुड पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि फिर हम अमूमन केवल फ्री लीगल एड दे करके ही रह जाते हैं। दूसरा पॉइंट ऑथर ने कहा है इंपेरेटिव टू रिकॉग्नाइज द नीड फॉर इफेक्टिव विक्टिम पार्टिसिपेशन। करेंटली द विक्टिम एंड देयर काउंसिल्स आर एंटाइटल्ड टू एक्सट्रीमली लिमिटेड पार्टिसिपेशन। अभी जो है विक्टिम और उसके जो काउंसिल है उनका लिमिटेड पार्टिसिपेशन होता है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि विक्टिम का पार्टिसिपेशन ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए और विक्टिम को सुना जाए, विक्टिम की प्रॉब्लम्स को सुना जाए, ताकि जब ट्रायल हो उस समय उसकी प्रॉब्लम्स को निपटाया भी जा सके। ऐसा नहीं कि विक्टिम को सुना ना जाए, है ना, सिर्फ अपनी अपनी कही जाए। तीसरा पॉइंट जो ऑथर ने कहा है वो है राइट टू इंफॉर्मेशन। विक्टिम के पास राइट टू इंफॉर्मेशन है कि आप उसको राइट टू इंफॉर्मेशन, उसको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो जो भी उसको जरूरी है, जो भी जस्टिस प्रोसेस के दौरान उसको चाहिए है वो सारी उसको प्रोवाइड करो। एंड अगर आप राइट टू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो तो उससे आपको राइट टू प्रोटेक्शन भी मिलता है, मतलब विक्टिम को राइट टू प्रोटेक्शन की भी वो है, ताकि उसकी जो सिक्योरिटी है, विक्टिम बनने के बाद भी तो उसको सिक्योर रहना जरूरी है ताकि वो केस लड़ सके, तो उसको राइट टू प्रोटेक्शन की भी जरूरत है, मतलब उसकी सिक्योरिटी सेफ्टी के बारे में भी आपको सोचना है। तो आपको यू हैव टू मेक रूल्स फॉर दैट आल्सो।
अब ऑथर ने 5वां जो पॉइंट बताया वो कंपनसेशन का पॉइंट बताया, दैट इज देयर इज अ पॉइंट ऑफ कंपनसेशन एज वेल। मतलब आप उसको ये देखो कि जो उसको बेसिक नीड्स है वो मिल रही है कि नहीं, उसको कंपनसेशन तो मिल ही रहा हो, लेकिन उसको साइकोलॉजिकल, मेडिकल, फाइनेंशियल और मटेरियल सपोर्ट भी मिलना चाहिए। साइकोलॉजिकल, मेडिकल, फाइनेंशियल एंड मटेरियल सपोर्ट भी मिलना चाहिए। अब ये चीज कहां मेंशन्ड है? 1985 में यूएन डिक्लेरेशन ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस फॉर विक्टिम्स ऑफ क्राइम एंड अब्यूज ऑफ पावर, ये आया था 1985 में, यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस। ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस 1985 में आया था, ये भी नोट कर लेना। 1985 में यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन फॉर विक्टिम्स ऑफ क्राइम, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, ये नोट कर लो 1985 में। उसमें भी कहा गया था कि उनको बेसिकली आपको सारी चीजें देनी है ना, जितने, ऐसा नहीं कि सिर्फ रेप का विक्टिम है या एसिड अटैक का विक्टिम है तभी आपको फिजिकल और साइकोलॉजिकल मेडिकल सपोर्ट देना है। किसी भी प्रकार के क्राइम का अगर विक्टिम है तो आपको उसको मेडिकल, साइकोलॉजिकल, फाइनेंशियल एंड मटेरियल सपोर्ट देने की जरूरत है। 6th पॉइंट जो है वो राइट टू कंपनसेशन है। राइट टू कंपनसेशन 6th पॉइंट है, मैंने जैसा कि आपको बताया। और इसके अलावा ऑथर ने एक और चीज कही है कि देखो कंपनसेशन दो तरफ से आता है, एक होता है कंपनसेशन, एक होता है रेस्टिट्यूशन। देयर इज अ राइट टू रेस्टिट्यूशन एज वेल। एक होता है राइट टू रेस्टिट्यूशन एंड राइट टू कंपनसेशन। जैसे कि कंपनसेशन आता है स्टेट की तरफ से, लेकिन रेस्टिट्यूशन आता है आपका किसकी तरफ से? रेस्टिट्यूशन इज डिफरेंट फ्रॉम कंपनसेशन। कंपनसेशन जो है वो आता है स्टेट की तरफ से, रेस्टिट्यूशन जो है वो इन्फोर्सिएबल है फ्रॉम द एक्यूज्ड। जैसे अगर आपको सिस्टम नहीं पता तो मैं थोड़ा सा बताता हूं आपको कि अगर कोई बंदी है, विक्टिम, कोई बंदी यानी कोई कैदी है, कोई कन्विक्टेड है, तो अगर वो जेल में है तो अगर वो जेल में काम करता है तो उसको लगभग 72 रुपए पर डे के हिसाब से पैसा मिलता है, 72 रुपीज पर डे के हिसाब से। अब इसका 1/3 पार्ट जो है, 1/3 पार्ट वो विक्टिम को भी जाता है, 1/3 पार्ट जो इसके पैसे से आता है वो विक्टिम को भी जाता है। तो दैट इज द बेसिक थिंग कि इसका रेस्टिट्यूशन बोलते हैं इसको, द प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन इज ऑल्सो देयर। तो मेक श्योर करो कि रेस्टिट्यूशन में और सुधार हो, ये सारी चीजें ऑथर ने बोली। तो दीज आर द 6 जनरल पॉइंट्स व्हिच हैज बीन मेंशन्ड बाय द आर्टिकल, जिसमें कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म करने की बात और विक्टिम प्रोटेक्शन की बात कही गई है, विक्टिम्स को कैसे अच्छा बनाया जाता है उसकी बात की गई है। अगला जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वह है शिफ्टिंग सैंड्स फॉर एशियन इकोनॉमीज। शिफ्टिंग सैंड्स फॉर एशियन इकोनॉमी, बहुत प्यारा आर्टिकल, अगेन बहुत प्यारा आर्टिकल। अब हुआ क्या, बेसिकली अभी आपने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा कि जो कंट्रीज, दूसरे कंट्री की कंपनीज हैं वो चाइना से बाहर भाग रही हैं और दूसरी जगह जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑथर ने बोला कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो रहा है, देयर आर बेसिकली 2 स्ट्रेटेजीज जो कि फॉलो की जा रही हैं। अब यहां पे किया क्या जा रहा है कंट्रीज द्वारा, कंट्री क्या कर रही है कि चाइना में तो वो है ही, वो एक बैकअप प्लान बना रही है दूसरी कंट्री का। उन्होंने ये नहीं किया, हम मतलब वही आपको बता रहा हूं डिफरेंस क्या था कि लोग कह रहे थे कि जो एस्टैब्लिश्ड कंट्री कंपनीज है वो हट रही है, नहीं, वहां जो चाइना में एस्टैब्लिश्ड कंपनीज है वो वहीं रहेंगी, एक बैकअप में दूसरी कंट्री में वो अपना कोई भी वेयर हाउस या इस तरह की फैक्ट्री खोलेंगे। ठीक है ना, इसको जो स्ट्रेटजी का नाम दिया है इसको बोला जा रहा है चाइना +1, चाइना +1 स्ट्रेटजी। इसको याद रखेगा, चाइना +1 स्ट्रेटजी। चाइना +1 के अंतर्गत क्या हो रहा है कि जो कंट्रीज हैं, जो इकोनॉमीज हैं दूसरी कंट्री की, वो क्या कर रही हैं, चाइना के अलावा किसी एक और लोकेशन को सेलेक्ट कर रही हैं और वहां पर वो मूव कर जाए, वहां पर वो मूव नहीं कर रही, वहां पर वो अपना एक वेयर हाउस या कुछ इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है। इसको चाइना +1 स्ट्रेटजी कहा जाता है। ठीक है ना। दूसरा जो पॉइंट ऑथर ने मेंशन किया वो ये कि कुछ लेबर इंटेंसिव जो कंपनी इंडस्ट्रीज हैं, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज जरूर चाइना से मूव कर रही हैं, जैसे टेक्सटाइल हो गया, अपैरल हो गया, या आपका बांग्लादेश, श्रीलंका और वियतनाम की तरफ मूव करती जा रही है। बांग्लादेश, श्रीलंका और वियतनाम की तरफ मूव कर रही है क्योंकि चाइना में जो लेबर है वो थोड़ा महंगा हो गया है। देयरफॉर ये जो बिजनेसेस हैं ये जरूर चाइना से थोड़ा दूर जा रहे हैं, बांग्लादेश, वियतनाम और श्रीलंका इनकी तरफ। लेकिन अभी भी अगर आप ये बोलें जो कंट्रीज उनकी इंडस्ट्रीज हट रही हैं चाइना से, तो ऐसा नहीं है, वो चाइना के अलावा एक जगह और उन्होंने अपना वेयर हाउस इस तरह की चीजें खोली है बफर के रूप में, जिसको वो चाइना +1 स्ट्रेटजी का नाम देते हैं। अब ऑथर ने कहा है कि 3 रीजंस हैं, देयर आर 3 रीजंस कि फर्म्स चाइना में ही रहना चाह रही हैं। 3 रीजंस है जिसके कारण चाइना में ही फर्म्स रहना चाह रही हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है मेंस में, आप इसको याद कर लीजिए कि व्हाई कंपनीज आर नॉट लीविंग चाइना, व्हाट आर द रीजंस व्हाई डिफरेंट इकोनॉमीज वांट टू एस्टैब्लिश देयर बेसेस इन चाइना।
पहला रीजन है स्टार्टिंग एन एंटरप्राइज एंड मेंटेनिंग ऑपरेशंस इन चाइना इज मच इजियर देन एल्सवेयर। चाइना में कोई बिजनेस स्टार्ट करना और उसके ऑपरेशंस को मेंटेन करना ज्यादा आसान है बजाय दूसरे कंट्रीज के। दूसरा रीजन है चाइनीज फर्म्स आर निम्बल एंड फास्ट। चाइना की जो फर्म्स है वो ज्यादा तेज होती हैं एंड जैसे कि बहुत ज्यादा क्विक रिकवरी करते हैं। फॉर एग्जांपल लॉकडाउन हुआ, मैन्युफैक्चरिंग रुकी, पहले बहुत ज्यादा केसेस भी आए 80-85 हजार के आसपास, लेकिन उतनी ही फास्ट रिकवरी भी हुई। केवल एकमात्र कंट्री चाइना थी जिसने की पॉजिटिव ग्रोथ शो की थी। तो ये दिखाता है कि कंपनीज जो है, जो चाइना में फर्म्स है, वो काफी ज्यादा फास्ट रिकवरी के लिए जानी जाती हैं। तीसरा रीजन ये है कि जो ग्लोबल कंपनीज हैं, ग्लोबल कंपनीज हैज स्पेंट डिकेड्स बिल्डिंग सप्लाई चेन्स इन चाइना। 10 साल लगा दिए उन्होंने चाइना में सप्लाई चेन्स बनाने के लिए, और अब जब एक बार बन गया, एस्टैब्लिश हो गया सिस्टम, तो उससे बाहर निकलना उनके लिए कठिन है। देयरफॉर दे आर ऑप्टिंग फॉर द +1 स्ट्रेटेजी रादर देन मूविंग देयर बेसेस ऑल टुगेदर। पूरा का पूरा नहीं मूव कर रहे हैं, +1 मतलब कि चाइना +1, एक और हमको बनाना है डेस्टिनेशन, ये वो काम कर रहे हैं, ठीक है ना। ऑथर ने कहा 1968 में एक नॉवल आई थी, स्वीडिश नॉवल लॉरिएट थे, नोबेल प्राइज विनर थे, गुन्नार मिर्डल, है ना। गुन्नार मिर्डल ने एक नॉवल लिखा था, इसका नाम था एशियन ड्रामा। देयर वाज अ नेम एशियन ड्रामा एंड इंक्वायरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशंस, ठीक है ना, जिसने कि साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया पे फोकस किया था, एक पेसिमिस्टिक व्यू था। ऑथर ने कहा एक नया एशियन ड्रामा शुरू होगा आफ्टर द आरसीईपी। अब आरसीईपी आने के बाद एक नया एशियन ड्रामा शुरू होगा। एशिया की ग्रोथ अब दूसरा टर्न लेना शुरू करेगी, क्योंकि अब ये आरसीईपी कोई छोटा मोटा वो नहीं है, 15 मेंबर है और 30% ग्लोबल जीडीपी जो इन्वॉल्व है ना, तो इतनी कोई छोटी ग्रुपिंग नहीं है आरसीपी। तो दैट इज द थिंग ऑथर सेज कि अ न्यू एशियन ड्रामा विल स्टार्ट। ऑथर ने कहा है देखो, अब चाइना +1 स्ट्रेटेजी भी आ रही है, प्लस आरसीपी भी आया है, प्लस इंडिया को वियतनाम, बांग्लादेश, इन सबसे अलग अलग कंपटीशन तो फेस करना ही पड़ रहा है। तो ऑथर ने कहा इंडिया के पास 2-3 चैलेंज है जो कि वो फेस करते हैं। इंडिया फेसेस 2-3 चैलेंजेस बेसिकली। कौन कौन से चैलेंजेस हैं? जैसे पहला जो है, इंडिया फेसेस द चैलेंज ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक पब्लिक इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट बहुत कम है इंडिया में, उनको बढ़ाने की जरूरत है, ठीक है ना। पब्लिक इन्वेस्टमेंट को अगर आप 1% बढ़ाते हो तो जीडीपी आपकी 2.7% से बूस्ट होती है, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अगर आप 10% बढ़ाते हो तब आपका एम्प्लॉयमेंट अगर आप अपने यहां पब्लिक इन्वेस्टमेंट 1% बढ़ाते हो तो जीडीपी 2.7%, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 10% और एम्प्लॉयमेंट 1.2% बढ़ता है। ये पॉइंट याद कर लीजिए। If you increase public investment by 1%, GDP can increase by 2.7%, private investment can increase by 10% and employment can increase by 1.2%. तो ऑथर ने कहा है कि एक तो ये चैलेंज है। दूसरा, इंडिया नीड्स अ मेजर ओवरहॉल इन द ट्रेड पॉलिसी एज वेल। ट्रेड पॉलिसी में भी चेंज करने की जरूरत है, ठीक है ना। वर्ल्ड ट्रेड हैज बीन रैटल्ड बाय टेंडेंसीज ऑफ राइजिंग इकोनॉमिक नेशनलिज्म एंड यूनिलैटरलिज्म। जो वर्ल्ड का ट्रेड है वो स्लो डाउन क्यों है? क्योंकि जो कंट्रीज है वो एक प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच की तरफ बढ़ रही हैं। तो अ रिवैम्प्ड ट्रेड पॉलिसी नीड्स टू टेक इनटू कॉग्निजेंस द पॉसिबिलिटी ऑफ आरसीईपी इफेक्ट्स। तो हमको एक बेसिकली आरसीईपी के इफेक्ट्स को भी ध्यान में रखते हुए एक ट्रेड पॉलिसी बनाने की जरूरत है। मतलब कि वॉलमार्ट इफेक्ट को भी देखना है, जो ग्लोबलाइजेशन वाला इफेक्ट है, और दूसरा स्विचिंग इफेक्ट भी देखना है, ठीक है ना, जो चाइना +1 वाली स्ट्रेटेजी है, ठीक है ना। तो ये हमको सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, इनको स्टडी करना पड़ेगा। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच ऑथर हैज सेड। स्विचिंग इफेक्ट का क्या है मतलब है? स्विचिंग इफेक्ट इज एन आउटकम ऑफ डेवलप्ड इकोनॉमीज स्काउटिंग फॉर न्यू सोर्सेज टू फुलफिल द डिमांड्स। जो स्विचिंग इफेक्ट है वो क्या है के लिए आता है? जैसे कि जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है, एक सोर्स से उनकी डिमांड पूरी नहीं होती है तो वो दूसरे सोर्स की तरफ स्विच करते हैं। ये है स्विचिंग इफेक्ट बेसिकली। तो उसको भी हमको अपनी ट्रेड पॉलिसी में जगह देनी है और उसको समझ करके ही आगे बढ़ना है। So this was the article, very good article. T cell immunity and COVID-19 ऑथर, यहाँ बेसिक में आपको फैक्ट्स बताता हूँ, बहुत ज्यादा इसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन जो फैक्ट है वो पढ़ लो। इम्यून सिस्टम में 2 तरीके का इम्यून सिस्टम होता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं। इनेट इम्यूनिटी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस को एडेप्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। इनेट इम्यूनिटी इज लाइक फर्स्ट एड एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स विच इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू प्रिवेंट पैथोलॉजी इफ द वायरस इज हाईली विरुलेंट, ठीक है ना। अगर बहुत ज्यादा इनोक्यूलम यानी कि इन्फेक्टिंग वायरस लोड है या बहुत ज्यादा विरुलेंट वायरस लोड है तो फिर इनेट इम्यूनिटी काम नहीं करती, लेकिन वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है, ठीक है ना। फिर होती है एडेप्टिव इम्यूनिटी।
अडेप्टिव इम्यूनिटी में भी दो पार्ट होते हैं, एक होती है एंटीबॉडीज एंड टी सेल इम्यूनिटी। अडेप्टिव इम्यूनिटी में दो पार्ट होते हैं, टी सेल और एंटीबॉडीज इम्यूनिटी, ठीक है ना। एंटीबॉडीज तो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हो गए दैट रिकॉग्नाइज एंड बाइंड द वायरल एंटीजेंस। एंटीबॉडी इम्यूनिटी क्या होती है, एंटीबॉडीज आपके अंदर प्रोटीन होते हैं जो कि रिकॉग्नाइज करते हैं एंटीजेंस को और उनको फिर खत्म करने का काम करते हैं, ठीक है ना। और दूसरी है टी सेल इम्यूनिटी, तो ये अडेप्टिव इम्यूनिटी के अंदर का आता है। तो ये क्लासिफिकेशन आपको बताना था, मैंने बता दिया। आई होप यू विल रिमेंबर दिस थिंग, याद रखने वाली चीज रहेगी। यहां पे देखते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो आप देखते रहिए। निजाम ग्रांट्स एंड मूव्स पुलिस, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस न्यूज आइटम में देखो आप, स्टडी हाइलाइट्स ऑनलाइन एजुकेशन वोज। ऑनलाइन एजुकेशन में क्या क्या कमियां हैं वो देखा गया। तो रिसर्चर्स ने ये पता किया कि सबसे पहले कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्मार्टफोन्स, जो पहला इशू था वो था इंफ्रास्ट्रक्चरल इशू था, स्मार्टफोन्स की कमी थी। दूसरा, स्मार्टफोन्स थे भी तो इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू था, इंटरनेट कनेक्टिविटी था। तीसरा, जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज हैं, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, उनको बहुत ज्यादा तकलीफ देखने को मिली। मतलब 90% टीचर्स ने ये कहा है कि जो स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज हैं, दे आर फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू पार्टिसिपेट इन द क्लासेस। इसके अलावा 90% पेरेंट्स जो थे गवर्नमेंट स्कूल्स के, उनका सर्वे किया गया, उन्होंने ये कहा कि 90% ऑफ देम सेड दैट कि इनके बच्चों को वापस स्कूल ले जाओ। मतलब उनको समझ में आ रहा था कि कुछ गड़बड़ चल रही है, ठीक है ना। देन ये है कि जब बच्चा ऑनलाइन क्लास करता है तो देयर इज नो इमोशनल कनेक्ट, और ये बहुत ऐसा, पढ़ाई बहुत वैसी चीज नहीं कि बिना इमोशनल कनेक्ट के हो पाए, देयर शुड बी प्रॉपर इमोशनल कनेक्ट, इसलिए कोई भी मीनिंगफुल असेसमेंट नहीं हो पाया। दीज आर द वोज ऑफ द ऑनलाइन एजुकेशन जो कि देखने को मिला, ठीक है ना। आगे देखो यहाँ पे तो कोई ऐसी खास चीज नहीं थी जिसका हम डिस्कशन करें। यहाँ पे ब्रिक्स समिट जरूर इंपॉर्टेंट। तो ये जो ब्रिक्स समिट है, 12th ब्रिक्स समिट है, जो कि ऑनलाइन ही किया गया। ऑब्वियस बात है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुआ, तो कोई मैटर नहीं है कि कहाँ लोकेशन क्या, याद करने वाली बात नहीं है। 12th ब्रिक्स समिट है जिसमें टेररिज्म की बात की गई। जो की फोकस था प्राइम मिनिस्टर का वो टेररिज्म का था, टेररिज्म के अगेंस्ट लड़ने के लिए बात की गई। दूसरा, वैक्सीन कोऑपरेशन की बात की गई है। वैक्सीन कोऑपरेशन मतलब कि जो वैक्सीन बने उसको फ्रीली अवेलेबल कराया जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए। वैक्सीन नेशनलिज्म ना हो, ऐसा ना हो कि कंट्रीज अपने लिए, अपने अपनी कंट्रीज के लिए वैक्सीन बनाने का काम करने लगे, तो ये भी बात की गई। और ऑथर ने ये भी बताया कि जैसे नेक्स्ट ईयर इंडिया जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर 2 सालों के लिए, जैसा आपको पता ना यूएनएससी में नॉन परमानेंट मेंबर्स के लिए इलेक्शन होता है, 2 साल का टेन्योर होता है, उसमें 2 साल का टर्म होता है नॉन परमानेंट मेंबर्स का, ठीक है ना। तो वो 2 साल का मेंबर का जो टर्म है इंडिया का, वो अगले साल स्टार्ट होगा। दिस वाज अनदर थिंग व्हिच वाज इन द न्यूज। आगे मूव करते हैं, देखते क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं। आरसीपी इज नॉट जस्ट अ ट्रेडिंग अरेंजमेंट, लीविंग इट अ शॉर्ट साइटेड मूव, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। आरसीबी का तो पूरा डिस्कशन मैंने कर दिया, ठीक है ना। तो दैट इज इट। एक बार आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूं, जो क्वेश्चंस मैंने पूछे थे उनके आंसर्स बता देता हूं जरूर। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था रिगार्डिंग द, वेट अ मिनट, रिगार्डिंग मैंने आपसे पूछा था ये, तो लोनार लेक तो महाराष्ट्र सही है। कीथम लेक आपकी आगरा में है, उत्तर प्रदेश में, तो कीथम लेक गलत है। इसका आंसर हो जाएगा आपका A1 ओनली विल बी द आंसर फॉर दिस। दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे कि कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर करते हैं पेरू को, तो ऑल ऑफ द अबव, D विल बी द आंसर फॉर दिस। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक्ड आवर वीडियो। प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक किया करिए, और अगर आपको नहीं पसंद आती तो क्या नहीं पसंद आता बताया करिए, हम उसको सुधारेंगे। दैट इज इट, थैंक यू।